इसके बाद हमारी अगली वक्ता है डॉक्टर दीपा जोशी मैडम। आप मस्तराम विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपका कुमाऊनी रिचुअल आर्ट्स पर काम है। मैडम आप उस कला को मैडम ने कपड़े पर उतारा है, तेरा है। मैडम आप अपने अनुभवों के द्वारा हमें लाभान्वित करें। मैडम जोशी। नमस्कार सभी को मेरा सबसे पहले आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके ओके मैम। हेलो। यस मैम। ओके, नमस्कार सभी को। आज राष्ट्रीय वेबिनार के आयोजक प्राचार्य मैडम को मेरा सर्वप्रथम प्रणाम है। वो मेरी पुरानी मैडम भी रह चुकी हैं और उन्होंने मुझे बहुत ही शुरू से ही सपोर्ट किया है और उनको मैं मतलब कह नहीं सकती हूँ शायद अपने शब्दों से। और सबसे पहले उनसे यही कहूँगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच आकर के कुछ बोल सकूँ। और उसके बाद मैं उनके पूरी टीम को प्रणाम करती हूँ। फिर अपनी मुख्य वक्ता संगीता मैडम जी को मेरा प्रणाम। वो भी मेरी पुरानी टीचर रह चुकी हैं यूजी में, उन्होंने मुझे पढ़ा रखा है। सब कुछ उन्हीं लोगों का दिया हुआ है मेरे पास। आज मैं आपके सामने उत्तराखंड की लोक कला एपन के पारंपरिक डिजाइनों के बारे में चर्चा करूंगी या बात करूंगी। भारत सर्वप्रथम उत्तराखंड कैसा है ये बताना चाहूंगी। भारत के उत्तर में स्थित उत्तराखंड राज्य अपने अप्रतिम सौंदर्य के लिए विख्यात है। उत्तराखंड की संस्कृति इस प्रदेश के मौसम और जलवायु के अनुरूप ही है। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है। ठंडी जलवायु के आसपास ही उत्तराखंड की संस्कृति के सभी पहलू जैसे रहन सहन, वेशभूषा, लोक कलाएं इत्यादि घूमती हैं। उत्तराखंड का खूबसूरत राज्य देश की कुछ बेहतरीन पारंपरिक कलाओं और शिल्पों का भी घर है। इस राज्य की आकर्षक घाटियां और मैदानी क्षेत्र अपने निवासियों में कलात्मक प्रवृत्ति को निसंदेह उत्तेजित करते हैं, जो कि कई कला रूपों जैसे संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प, लकड़ी की नक्काशी आदि में सबसे अच्छी तरह से व्यक्त किया जाता है। आज हम उत्तराखंड की एक परंपरागत स्थानीय लोक चित्रकला ऐपन, जो कुमाऊं जिले से संबंधित है, जिसका कुमाऊं के घरों में एक विशेष स्थान है। ऐपन शब्द है क्या? ऐपन एक संस्कृत के अर्पण से व्युत्पादित है। ऐपन का वास्तविक अर्थ है लिखाई या लिखना। ऐपन को भारत के कई हिस्सों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसा कि पहले हमारी मैडम ने भी बताया है। जो अत्यधिक लोकप्रिय है, जैसे बंगाल में अल्पना, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरेपन, यूपी में चौक पूरन, दक्षिण भारत में कोलम, राजस्थान में मांडना, आंध्र प्रदेश में भोगुल कहा जाता है और वही धीरे धीरे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आते आते ऐपन का रूप लेता है। ऐपन एक प्रकार की पेंटिंग है जो प्रकृति और देवी देवताओं की आकृतियों को दर्शाती है। वह समर्पित है। कुमाऊं की महिला पुरुष द्वारा किया गया ऐपन कई शैलियों में होता है। ऐपन को रंगोली के एक अधिक पारंपरिक रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसका उपयोग अक्सर समारोह के दौरान घरों की दीवारों और फर्श को सजाने के लिए किया जाता है। यहाँ के लोग बच्चे के जन्म से लेकर विवाह एवं मृत्यु तक जीवन के सभी शुभ और अशुभ या दुखद क्षणों के लिए भिन्न भिन्न ऐपन नमूनों का रूपांकन करते हैं। ऐपन को बनाने के लिए मुख्यतः स्थानीय लाल मिट्टी या गेरू व विस्वार चावल को पीस कर तैयार किया गया घोल, विस्वार कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः घर की महिलाओं द्वारा हाथ की 3 उंगलियों कनिष्ठा, अनामिका व मध्यमा का प्रयोग कर उकेरा जाता है। सर्वप्रथम गेरू से भूमि को लेकर तत्पश्चात विस्वार द्वारा डिजाइन उकेरे जाते हैं। परंतु इन प्रभावों को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने के लिए लोग अब ऑयल पेंट, पोस्टर रंगों का प्रयोग करने लगे हैं। भूमि का स्थान धीरे धीरे कपड़ों व लकड़ी के पटरों ने ले लिया है। कुमाऊं की इस अनमोल धरोहर को सजाने और संवारने का श्रेय वहाँ की महिलाओं को जाता है। महिलाओं ने ही इस कला को जीवित रखा है। माताएं अपनी पुत्री को व पुत्री के ससुराल को सौंपती हैं, जिससे यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में हस्तांतरित होती है। यहाँ की महिलाएं इस कला के माध्यम से अपने मन के भाव व अपनी शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति ईश्वर व अपने घर के प्रति करती है। इससे न सिर्फ घर सुंदर दिखता है बल्कि पवित्र भी हो जाता है। मन व माहौल एक नए उत्साह व उमंग से भर जाता है। ऐपन शैली मुख्यतः अलंकारिक व रेखा प्रधान है, जिसमें ब्रोकन रेखाओं, ज्यामितीय आकारों व बिंदुओं का अपना विशेष महत्व है। उदाहरण पर बिंदु ऐपन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे शुरुआत का संकेत देते हैं और स्वयं में पूर्ण होते हैं।
बिंदु से ही रेखा की उत्पत्ति होती है, शक्ति की पूर्णता का प्रतीक है। बिना बिंदु के अपन शुभ अशुभ का प्रतीक माने जाते हैं। वृत्त, यह एक बिंदु से आरंभ होकर भंवर की भांति गति दर्शाता है। तारा शक्ति का प्रतीक है। स्वास्तिक, शब्द कल्याणवाची और चार भुजाएं भगवान विष्णु की चार भुजाओं का प्रतीक है। ये निर्माण और प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। स्वास्तिक की चारों भुजाएं आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। चक्र, विष्णु जी का आयुध है, आसुरी शक्ति के संहार और रक्षा हेतु प्रतीक रूप में अंकित है। कमल, जीवन का सत्यम शिवम सुंदरम रूप है। विष्णु के हाथ में कमल शोभित है। ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से, सरस्वती का आसन भी कमल है। शंख और घंट, नाद और ब्रह्मा आदि के महत्व को रखकर ही कुमाऊं की कला कृतियों में शंख और घंट का रेखांकन प्रतीक रूप में किया जाता है। शंख से आयुध आसुरी प्रवृत्तियों का नाश होता है। सूर्य एवं चंद्र, इनको दीर्घ जीवन का प्रतीक, दिन रात के द्योतक, सत्य के प्रतीक, सृष्टि की ऊर्जा सूर्य ही है। चंद्रमा की सुधाधारा से जगत और जीवन परिप्लावित हो उठता है। आकार और रूप के अनुसार एपनों का विभिन्न रूपों में वर्गीकरण है। सर्वप्रथम दिल्ली एपन या द्वार एपन। दिल्ली एपन सजाने की कला लिख थाप या थापा कहलाती है। इनमें वसुंधराओं का उपयोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उंगलियों की पोरों से बूंद बूंद करके धारा के समान दिल्ली पर टकराकर बनाए जाते हैं। लक्ष्मी पथ चिन्ह विशेषकर दिवाली पर बनाए जाते हैं। घर के प्रवेश द्वार से पूजा स्थल तक इनका इनको बनाने का रिवाज है, जिससे कि लक्ष्मी इस रूप में हमारे घर आ सके। टिकरे, मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां जिसमें संपूर्ण शिव परिवार को बनाया जाता है सावन के महीने में। इसी आधार पर नवदुर्गा चौक, कई प्रकार की चौकियां भी वहाँ बनाई जाती है, जिनमें नवदुर्गा चौकी, आसन चौकी, सरस्वती चौकी, सबके अलग अलग प्रयोग हैं। जनेऊ के संस्कार के लिए प्रयुक्त होती है। इसके मुख्य अनुभाग में 6 पक्षी चित्र के भीतर 7 सितारे होते हैं जो सप्त ऋषि को प्रदर्शित करते हैं। शिव की पूजा मुख्य सावन और माघ के महीनों में की जाती है। इस पीठ में 8 कोनों का डिजाइन होता है जो 12 बिंदु और 12 लाइनों से जुड़ा होता है। सूर्य दर्शन चौकी, यह चौकी नामकरण समारोह में काम आती है। 11वें दिन नवजात शिशु को कमरे से बाहर लाकर इस चौकी में रखकर सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं, जिससे उसमें पॉजिटिव वाइब्स आ सके। आचार्य चौकी, इस चौकी को लकड़ी के चौके में बनाया जाता है। इसमें एक स्वास्तिक लाल रंग से बनाया जाता है। साथ ही कमल और अन्य शुभ प्रतीकों जैसे घंटी, शंख, सूर्य, चंद्र आदि से चित्रित किया जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ की एक चौकी फेमस है जिसे वर की चौकी और दुलियर की चौकी का नाम दिया जाता है। वर की चौकी, ये वधु के आवास पे, शादी विवाह के अवसर पर वधु के आवास में जिस चौके पर खड़े होकर वर की पूजा होती है उसे वर चौका कहते हैं। इसमें मध्य में स्वस्तिक तथा 2 त्रिभुजों के योग से षटकोण बनाया जाता है। बाहर कमल पुष्प व पदचिन्ह बनाए जाते हैं। शीश पर नारियल, फल व दुर्वा व किनारों पर 2 तोते निर्मित किए जाते हैं। चारों कोने में सूर्य, चंद्र, शंख, ग्रह बनाए जाते हैं। इन सभी प्रतीकों का अपना अलग ही महत्व है। हम सोचते हैं कि स्वस्तिक बना रखा है और उस पर हम किसी को खड़ा कर रहे हैं, बट ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय जो वर होता है उसे हम विष्णु का स्वरूप मानते हैं, इसलिए ये सभी चीजें बनाई जाती हैं। दुलियर की चौकी, इसका संपूर्ण विवरण शिव पुराण और विष्णु पुराण में अनुग्रह यंत्र के रूप में मिलता है। गोदुली वेला में दूल्हे का स्वागत कर इसी चौकी पर खड़ा कर उसकी आरती उतारने का विधान है। जैसा मैडम ने कहा, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव का रिवाज है शुरू से। मानवीय, इसी के साथ मैं कुछ छोटी सी बात कहूँगी कि मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होने के कारण इनकी बनावट में परिवर्तन की संभावना तो नहीं रहती। अल्पनाएं परंपराओं से संबद्ध होती हैं, अतः इनके मौलिक रेखांकन में विशेष परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह लोक संस्कृति की परिचायक है, अतः इनका मूलाधार यथावत बनाए रखना उचित होता है। परंतु वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में भी एप्पल का महत्व बहुत कम नहीं हुआ है। इसके रूप में परिवर्तन अवश्य हुआ है क्योंकि हस्त निर्मित एप्पल का मुद्रित रूप प्राप्त होने लगा है। आज के इस महामारी के दौर में लोग घर बैठे इन एप्पलों को बना रहे हैं और उनसे रोजगार का अवसर पूर्णतः प्राप्त कर रहे हैं।
इस नवीन प्रवृत्ति के कारण ऐपण निर्माण में मनोयोग और अल्पनाओं में वैविध्य की शून्यता पनपने लगी। चूंकि ऐपण केवल रेखा चित्र मात्र नहीं है, उसमें लोक जनमानस से जुड़ी धार्मिक एवं सामाजिक आस्थाओं की अभिव्यक्ति समाहित है। अंततः लोक कलाएं, अंततः यही कहूंगी कि लोक कलाएं भावनाओं का दर्पण होती है, विभिन्न आयामों में अभिव्यक्त होती है, अतः इनका संरक्षण करना आवश्यक है। हम अपने छोटे छोटे रोजगारों के रूप में इनको संरक्षित कर सकते हैं। ये भूमि ऐपण रंगोली के रूप में जो वहाँ प्रसिद्ध है ऐपण के नाम से, खत्म ना हो जाए, इसलिए हम इनको कपड़ों पर बना करके हस्त निर्मित रूप दे करके इनका व्यवसाय बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और यही काम मैंने किया भी है, जो कि मैडम ने आप लोगों को बताया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कम समय आपने विजुअल आर्ट्स के बारे में बहुत ही आपको बहुत धन्यवाद। हमारी आज की नेक्स्ट वक्ता है मंजूषा है। आप राजकीय महिला महाविद्यालय रामगंज सोनभद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप 12 वर्षों का आपकी अरुणति मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, हमारी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अभी आनी शुरू हुई है, थोड़ा रुक रुक के आ रही है, थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। हेलो, यस मैम, अभी आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं अरुणति मैम, आवाज रुक के आ रही है। मेरी आवाज नहीं। हेलो हेलो जी मैम, अब डॉक्टर मंजूषा राय को आना है। जी मैम। हेलो, यस मैम। सर मेरी आवाज जा रही है? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा, तो सर हमारी आज की नेक्स्ट वक्ता है मिसेज मंजूषा राय। आप राजकीय महिला महाविद्यालय रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपका 12 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव है और आप आज अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। मैडम मंजूषा। हेलो, धन्यवाद मैडम। सबसे पहले हेलो, मेरी आवाज जा रही है? यस मैम, वी कैन हियर यू। यस मैम। ओके ओके। सबसे पहले मैं प्राचार्य मैडम जो इस कार्यक्रम की सर्वे सर्वा है उनको सादर अभिवादन करती हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में सभी सहभागी जन जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अभिन्न योगदान दिए हैं, कर रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो जो इतना अच्छा इस महामारी के दौर में मैडम ने टॉपिक चुना, जिसके मद्देनजर हम लोग बहुत सारी चीजों को विस्तार से सुबह से चर्चा किए जा रहे हैं, तो इतना अच्छा ये टॉपिक है कि इस पे इतनी अच्छी चर्चाएं हो भी चुकी हैं, जिसमें अभी अर्चना मैडम ने, सर ने और मैडम ने भी बहुत सारी चीजों पे प्रकाश डाला। हमारा आज का विषय रहेगा कौशल विकास एवं युवाओं की आत्मनिर्भरता इस उदयमान भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो इस सबसे पहली चीज होती है कि कौशल क्या होता है, कौशल विकास क्या होता है, इसके बारे में जानना कि हम किसी कार्य को करने के लिए कितना दक्षता या कितना सरलता से अपने जीवन कौशल को आगे लेके जाते हैं, या हम यूं कहें कि जो हमारा वातावरण है उसके साथ हम कितना अच्छा समायोजन बनाते हैं, उसको हम कौशल का नाम देते हैं। जो हमारी व्यक्तिगत दैनिक जीवन की मांगे होती हैं, चुनौतियां होती हैं, उनको हम कितना प्रभावपूर्ण तरीके से, प्रभावी ढंग से उनके साथ अपना समायोजन करते हैं, जिससे हमारा जो जीवन यापन है वो सक्षम हो जाए और हम जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसको हम आसानी से सीख सकें। क्योंकि
कुशलता या जीवन कौशल या स्किल जो होती है, ये हमें आशावादी बनाती है। और आज का जो एक दौर चल रहा है, ये इसमें आशावादिता के लिए अब बहुत ज्यादा ही आवश्यकता है, क्योंकि जो इस महामारी के दौर में आप देखिए तो एकाकीपन, डिप्रेशन, ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो इंसान को इस समय नित्य रोज उसमें परेशान रह रहा है, और हमें काफी विकल्पहीनता के भी जो है अवसर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम आशावादी बने, और आशावादी आदमी तभी बनता है उसके पास कुछ न कुछ हाथ में कला कौशल हो। कला कौशल होने के साथ ही हम कला कौशल जब होगा आदमी के पास, तो सबसे पहले तो क्या आएगा, स्वावलंबन हो जाएगा। स्वावलंबन होने, क्योंकि हमारा जो देश है ये बहुत विस्तृत आबादी वाला देश है। विस्तृत आबादी क्या कहने का तात्पर्य है कि सबसे ज्यादा युवाओं से भरा देश है, सबसे ज्यादा युवा वर्ग यहाँ पे है, और उनके पास क्षमताएं बहुत हैं। तो जब हम स्वावलंबी होते हैं तो हमें ज्ञानार्जन के साथ साथ हमारे अंदर चातुर्यता भी आती है। हमें काम को कैसे कितनी चातुर्यता से करना है, हमारी जो क्रिएटिविटी, जो थिंकिंग होती है, वो क्रिएटिव होती जाती है। जैसे जैसे हम काम को करते हैं, डेवलप करते हैं, हमारी जो रचनात्मकता बढ़ती जाती है। साथ ही साथ जब हम स्वावलंबी होते जाते हैं, हेलो मेरी आवाज जा रही है ना? हेलो, जी मैम, वी कैन हियर यू प्रॉपर्ली। यस मैम। ओके। तो जितने हम स्वावलंबी होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे कौशल में विकास होता जाता है, यूं कहे कि हमारी जो बोलचाल है, हमारे उठने बैठने के तौर तरीके, जो प्रभावी बोलचाल जो हो जाती है, क्योंकि जो हमारे देश का युवा वर्ग है, हमारे यहाँ की जो आबादी है, आप कहिए तो 60% आबादी गाँव में रहती है या छोटे एरियाज में रहती है, जिनको एक हेजिटेशन होती है कि हम कैसे सबके सामने अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे स्किल की कमी नहीं है, लेकिन कमी किसकी है, हमारे इफेक्टिवनेस की। हम अपनी चीजों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमारे जो इतिहास अगर हम पलट के देखें तो हमारी ही स्किल को लोगों ने कैसे कैश करा लिया, इफेक्टिव बोलचाल के जरिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जरिए उन्होंने हमारी ही स्किल को चुरा करके हमसे और उसका मार्केटाइजेशन कर दिया। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि जब हम स्वावलंबी होते हैं, हमारे पास स्किल हो, तो हम जैसे ही उसको, और आज के समय में यूं कहें तो हमारे पास तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप देखिए इसी चलते जो है हम अपनी अपनी छोटी स्किल को जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से जुड़ सकते हैं, उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको मार्केट में ले जा सकते हैं। और ये सब चीजें कब होती हैं, जब हमारे पास स्किल हो। हमारी जो विषम परिस्थितियां, जैसे आज के समय की परिस्थिति जो है बिल्कुल विषम है। आप देखिए नेशनली इंटरनेशनली लोग पलायन कर रहे हैं, फिर से छोटी जगहों में जा रहे हैं, रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें जब स्किल होती है अंदर से, तो इंसान जो है समायोजन की भावना की ओर प्रेरित होता है, अदरवाइज वो सुसाइडल टेंडेंसी की ओर प्रेरित होने लगता है। तो ऐसे में मनुष्य की सर्वांगीण विकास के लिए जो है स्किल डेवलपमेंट बेहद जरूरी होता है। तो क्योंकि मनुष्य क्या है, एक समाज अथवा राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई होता है और जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई होता है। जब वो अपना समुचित विकास करेगा, उसी के माध्यम से एक चतुर्दिक राष्ट्र का विकास होगा, जिसमें उसके पास आत्मनिर्भरता होगी, साथ ही साथ आत्मविश्वास संबंधी कौशल, निर्णय लेने की क्षमता, ये सारी चीजें कौशल के साथ जुड़ी हुई होती हैं जब हम स्किल्ड होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो है शुरू से टेंडेंसी रही है कि स्किल तो सबके पास होती है, लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें एक मुखिया कमाता है, बाकी लोग बैठ के खाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा पिछड़ापन है वो पिछड़ेपन की ओर ले जाता है। लेकिन अब काफी चीजों में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन कैसे हुआ है, अब हर कोई रोजगार के प्रति जागरूक हुआ है, और इस जागरूकता के चलते हर कोई अब अपने
पैरों पे या स्वावलंबी होना चाहता है। इस स्वावलंबन के माध्यम से आर्थिक सहायता तो मिलती ही है, साथ ही साथ इंसान जब काम में लीन होता है तो उसके साथ उसको तनाव और ऐसे स्वयं के प्रति जागरूकता, इन सब चीजों के प्रति वो सचेत होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि शुरू से ही जो एक कुशल भारत, कौशल भारत, ये दोनों ही एक दूसरे के, ये दोनों उद्देश्य बनाए गए, कुशल भारत और कौशल भारत। कुशल भारत तभी बनेगा जब उसके पास स्किल होगी, स्किल होने के साथ साथ उसको वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाए। तो इसके लिए जो है, ये आज का जो समय है, जो ये एक वैश्विक महामारी है जिसमें हर कोई एक तनाव महसूस कर रहा है, इस समय अपनी स्किल को दिखाने का सबसे अच्छा ये समय है जिसमें हम अपनी जो छोटी से छोटी प्रतिभा भी हो उसको उजागर करें, उसको ले आए। इसके लिए जो है शुरू से ही गांधी जी की जो बुनियादी तालीम के सिद्धांत था उसमें भी उन्होंने भी जोर दिया कि लोग, जो हर व्यक्ति है वो आत्मनिर्भर बने। उसमें उन्होंने 3H फैक्टर, 3H फैक्टर क्या है? पहला H हर्ट, हर्ट मीन्स क्या हो गया कि संवेदनाएं, मतलब हम जानवर तो है नहीं कि केवल अपने कमाएं और अपने खाएं, हमारी संवेदनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, तभी राष्ट्र का उत्थान होगा। दूसरी चीजें हैं, दूसरे एच से हैंड हो गया, हैंड से ही हम अपने कौशल या अपने हाथों का जो हुनर है जिससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे। बिना आत्मनिर्भर हम कोई भी काम को सफल नहीं बना सकते या किसी भी राष्ट्र को विकास के लिए हम सहयोग नहीं प्रदान कर सकते। और तीसरा एच है हेड। हेड उससे तात्पर्य क्या है कि आपके अंदर तार्किक योग्यता होनी चाहिए। कोई कहे कि आपको ये गलत दिशा है या सही दिशा है, आप अपने नजरिए से देखिए कि क्या वाकई ये गलत दिशा है या सही दिशा है। ये तभी एक सच्चे जो राष्ट्र का निर्माण है, उस निर्माण के लिए हम लोग सहयोगी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने देश में आज ही कौशल का विकास हो रहा है। हमारा देश जो है कला संस्कृति का प्रचुर भंडार रहा है। शुरू से ही अगर हम देखें तो पुरातन काल से ही अपने यहाँ कलाओं का अभूतपूर्व अनुपम जो है दृश्य हमें देखने को मिलता है। बस आवश्यकता क्या है, उनकी दिशा और दशा बदलने की, उनको नए आयाम से सोचने की, उनको नए तरीके से अब रिप्रेजेंट करने की तैयारी। अब हमें ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोगों को वही चीजें, जो रिमिक्स का दौर चला है, इस रिमिक्स के दौर में हम देखेंगे कि पुरानी चीजों को भी लेकर के उनको नए तरीके से पेश किया जाता है और वो चीजें ज्यादा से ज्यादा मार्केट में वो क्या पसंद की जाती हैं लोगों के बीच में। तो इस समय, जिस समय महामारी, बेरोजगारी, आर्थिक समस्या और लोग अपने गांवों की तरफ, एक समय ऐसा था कि लोग महानगर, गांव से महानगरों की तरफ भागते थे। आज का समय ऐसा आया कि फिर से लोग महानगरों से गांवों की तरफ पलायन किए हैं। तो ऐसे में ये एक स्वर्णिम अवसर होगा कि अगर हम किसी भी छोटे से छोटे स्किल को उठा करके और उसको प्लेटफॉर्म पे ले आए, अपनी कुशलता को। आप देखिए ऐसे समय में जो है छोटे छोटे उद्यम चले, ऑनलाइन जरिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो खुला ही, साथ ही साथ टिफिन का कारोबार। तो मतलब अगर आप कुकिंग है तो कुकिंग में सिद्धहस्त है तो आप कुकिंग में, या जितने भी रोजगार हैं उन सब में आप अपना कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कौशल विकास से मतलब क्या है कि जिनका किसी भी वजह से बीच में पढ़ाई छूट गई या उनके लिए कोई कारण रहा जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर सके, तो इसके लिए सरकार भी उनकी मदद करती है कि भाई ये अभी पढ़े लिखे नहीं, मतलब स्किल, जो तकनीकी सहायता से उनको योग्यता दी जाए ताकि वो कोई न कोई उनके पास एक सर्टिफिकेट हो जाए, ताकि जिसके माध्यम से वो अपना कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो ऐसे में ये भी है कि हमारी कहाँ आवश्यकता होती है। हमारी मीन्स जो टीचर है या जो कम्युनिकेटर है उसका सबसे बड़ा रोल हो जाता है कि हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा समाज आता है जो एक समाज के राष्ट्र का निर्माण करने वाला होता है। हम लोगों के पास जो बच्चे आते हैं वो अभी समाज की नींव कह सकते हैं।
और उस नींव को हमें दिशा और दशा बताने की जरूरत है कि हम जो है नौकरियों के पीछे ना भागे। सिर्फ नौकरी मिली तो ठीक है, इस समय सोच भी बदलने की जरूरत है। हम आत्मनिर्भरता की ओर उनको उकसाएं। हम ये ना बताएं कि केवल यही नौकरी अच्छी है या यही जो फील्ड चुना है यही अच्छा है। उनको महत्वाकांक्षी बनाए, उनको उद्यमिता, जो सेल्फ उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, या जो छोटे छोटे कौशल विकास है, इसके लिए तो भारत सरकार ने एक अलग मंत्रालय का निर्माण भी कर दिया है कि ऐसे लोग जो किसी भी तरीके से वंचित हो गए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनके लिए भी रोजी रोजगार के अवसर खुले और उनका हर कोई उद्यमी बने, हर कोई जो है आत्मनिर्भर बने, इसके लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। सबसे अच्छा उदाहरण इसका यह है कि एक जो टपरवेयर कंपनी आई थी, उसका जो गुजरात में जो वो महिला थी, वो कम पढ़ी लिखी और अपने स्तर से उसने अपना व्यवसाय शुरू किया, और आज के समय में आप देखिए तो ये कंपनी जो है इंटरनेशनल लेवल पे चली गई। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास हैंड्स नहीं है, हैंड्स भी है, स्किल भी है, बस कमी कहाँ है, एक प्लेटफॉर्म की, और उस प्लेटफॉर्म को संवारने का काम एक टीचर से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है लोगों में ऐसी जागरूकता फैलाएं कि लोग खुद ब खुद छोटे छोटे रोजी रोजगार के लिए खुद से अपने हाथ पैर अपने लिए महत्वाकांक्षी बने और अपने काम को करने के लिए स्वयं तत्पर हो। क्योंकि जो निकट भविष्य में कार्मिकों की संख्या में कमी होगी, आबादी बढ़ेगी, कार्मिकों की संख्या में कमी होगी, ऐसे में अगर हम या युवा वर्ग जो है स्किल्ड होगा तो स्वयं ही वो उद्यमिता की तरफ अपने लक्ष्य को मोड़ लेगा और विकल्प के अवसर खुलेंगे। अगर विकल्प नहीं होंगे, विकल्पहीनता की अगर तरफ हम बढ़ेंगे तो ऐसे में क्या होगा, तो युवा है वो भटकाव की स्थिति में आएगा, और जब भटकाव की स्थिति में आएगा तो ऐसे में क्राइम और सुसाइड दोनों टेंडेंसी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो ऐसे में क्या है, उच्च शिक्षा भी अगर हमने शिक्षा प्राप्त भी की है तो ऐसे में ये बेहद आवश्यक हो जाता है कि हम साथ में कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट हमारे पास होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट जो भी आपका रुझान है, छोटे छोटे कोई भी रोजी रोजगार के रुझान है, आपको टेक्निकल या मैकेनिकल कुछ भी आपको समझ में आता है, आप उन जो है स्किल को जरूर जो है लोगों के बीच में प्रेरित करें, युवा वर्ग को प्रेरित करें, ताकि जो आने वाला भविष्य है वो संकट की तरफ ना जा करके छोटे छोटे रोजी रोजगार जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी ही अगर हम देख लें, उनकी तरफ भी जाएं हम, तो वहां भी हम यही देखेंगे कि वहां पे क्या है, हर एक छोटा से छोटा बच्चा भी आत्मनिर्भर है, और आत्मनिर्भर सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, कोई भी एक छोटा उद्यम लेता है और उससे वो आत्मनिर्भर है। तो हमें उसी तरीके से अपने देश में भी, क्योंकि हमारे यहाँ न हैंड्स की कमी है, न स्किल की कमी है, न नॉलेज की कमी है, जो जिस लेवल का है उसी लेवल में अगर हम लोगों को जागरूक करना शुरू कर दें, अगर हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित हो जाएं और लोगों के बीच ये चीज करना शुरू कर दें कि नौकरियां केवल महानगरों में ही नहीं, छोटे गांव में भी है, छोटे कस्बों में भी है, और वहीं रह के हम अपना उद्यम करना शुरू कर दें, तो ऐसे में हम देखेंगे कि जो हमारा राष्ट्र है वो समुचित विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। क्योंकि आज के समय में क्या है, महानगर बहुत आगे बढ़ गए, जो रिमोट एरिया वो रिमोट ही रह गए, रिमोट एरिया से लोग जाकर के महानगरों में सहायता कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, ये बेहद आवश्यक है कि हम उनको इन चीजों के लिए प्रेरित करें कि जो हमारे पास स्किल है, हुनर है, उनके साथ साथ हम अपना आत्मनिर्भर उन्हीं को उनके स्किल के दम पे ही उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इसी से हमें नई ऊंचाइयों की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ नए राष्ट्र का जो विकास होगा वो भी प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इस कोरोना की महामारी काल में हम अपने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, अपने जो भारतीय हस्तकला हस्तशिल्प के माध्यम से हम अपने स्किल को डेवलप करके कैसे रोजगार परक हो सकते हैं, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया आपने और बहुत ही सही मार्गदर्शन भी किया।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस डिजिटल तो सबसे पहले तो आप सबका इस संगोष्ठी में एकत्रित होने के लिए बहुत बहुत आभार। और जैसा कि अगर शुरू से कहें तो सबसे पहले हम आभार व्यक्त करेंगे अपनी प्राचार्य महोदया का, जिनके निरंतर प्रेरणा देने से ही हम ये कार्यक्रम करा पाए हैं। हम तो थोड़ा नर्वस थे, लेकिन मैडम का कहना था कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा, हो भी गया। और हमारी आज की चीफ गेस्ट जिन्होंने इतना सुंदर हमारी भारतीय संस्कृति और विरासत का वर्णन किया, और डॉक्टर संगीता देवड़िया मैडम जिन्होंने पूरी हस्तशिल्प हस्तकला भारतीय संस्कृति में कैसे है इसका इतना सुंदर चित्रों के माध्यम से प्रदर्शन किया कि मतलब वो एक सीमा में थोड़ा सा और जानने की कोशिश हम लोग कर रहे थे कि और जानने की इच्छा थी। इसके बाद डॉक्टर सत्येंद्र मिश्र जी ने हमारी जो प्राचीन विरासत है हमारे फैशन की, उसको और आज की जो फैशन स्टाइल है उसको कोरिलेट करके इतने अच्छे ढंग से वर्णन किया कि हमें ये नहीं लग रहा था कि ये सारी चीजें प्राचीन में पहनी जाती थी। वो सारे कपड़े या सारी ड्रेसेज जो सर ने यहाँ पे दिखाया अपने पीपीटी के माध्यम से, वो हम सभी किसी न किसी इवेंट में कभी न कभी जरूर पहने हैं। तो ये सत्य है कि फैशन अपने आप को रिपीट करता है। और बाकी इसके बाद दीपा मैडम जिन्होंने कुमाऊनी जो रिचुअल आर्ट्स हैं उनके बारे में बताया, और लास्ट में जो आज के कोरोना काल में जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है उसमें अपने हस्त से और कौशल के माध्यम से ये हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत है, अपने स्किल को डेवलप करके हम कैसे रोजगार परक बन सकते हैं। जैसा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि अपना हर चीज स्वदेशी हो। एक कुशल भारत और कौशल वाला भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब आज का युवा वर्ग अपनी जो हस्तकला हस्तशिल्प की जो विरासत है उसको अनवरत बढ़ाए और उसमें इंटरेस्ट लेकर के उसे आगे बढ़ाए और उसको खुद सीखे। तो इस हिसाब से हम रोजगार परक हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्राचार्य मैडम से मैं इस कार्यक्रम के समापन की अनुमति चाहूंगी। मैम यहाँ पे एक ईमेल आईडी शेयर की गई है, जो भी किसी की रिक्वायरमेंट है जैसे पावर पॉइंट स्लाइड की या कुछ भी, तो वो इस ईमेल आईडी पे अपनी रिक्वेस्ट मेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक फीडबैक का यूआरएल दिया गया है, तो सेमिनार उन्हें कैसा लगा वो अपना फीडबैक जरूर दें, उससे हम लोग का भी उत्साहवर्धन होगा। ओके ओके मैम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू विशाल जी, और सभी को बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हाँ, थैंक यू विशाल जी।